हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैं आप लोगों को अडेप्टेशंस पढ़ा रहा था, उसके अंदर हमने कई बातें कर ली थी। मैं लास्ट में जो टॉपिक छोड़ा था दैट वाज एक्लिमेटाइजेशन। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से अगर हम एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कुछ लोगों में आपको क्या देखने को मिल सकती है, एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिल सकती है। किस तरीके से हम करेक्ट करेंगे मैंने वो सब आपको पढ़ा दिया था। देखिए अब उसमें कुछ बात बच गई थी इस टॉपिक में। वो ये देखिए, हम लोग जानते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, हम एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे चलती है 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने आप लोग को उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ा चुका हूँ कि अगर है ना टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो किस तरीके से हमारी बॉडी चेंजेस अडेप्ट करती है ताकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सके, ठीक है ना। लेकिन ऐसा सारे तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो इस रेंज में काम नहीं करते ना। जैसे कुछ माइक्रोब्स की आप लोग जानते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सम माइक्रोब्स की, कौन से माइक्रोब्स, जैसे कि आप लोगों ने ना मोनेरा पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। प्लस हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलोफाइल्स हो गए, ठीक है, थर्मेसिडोफाइल्स हो गए, आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा। ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन ऑलमोस्ट और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये सहन कर सकते हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं और सबका अलग अलग एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एक इंपॉर्टेंट बात करूँ तो देखिए कुछ फ़िश होती है, ठीक है, ठीक है। फ़िश जो अंटार्कटिका की जो फ़िश होती है, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ का जो वाटर टेम्परेचर होता है, आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका का वाटर टेम्परेचर जो होगा वो बिलो ज़ीरो, वो माइनस में हो सकता है, और डेफिनेटली होता है, ठीक है। जो अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। तो वहाँ पे जो फ़िश होती है वो सर्वाइव कैसे करती है, ये आपके एन का सवाल है कि वो सर्वाइव कैसे करती है। तो देखिए जवाब सुन लीजिए, होता क्या है, इस तरह जो ये जो फिशेज़ होती है जो आपके अंटार्कटिका में पाई जाती है, इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। ये जो एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं ये इनको फ्रीज होने से बचाता है ताकि ये फिर सर्वाइव कर जाती है उस पानी के अंदर, ठीक है। वरना इतनी ठंड के अंदर कोई भी कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि इनके पास उसका एंटी फ्रीज प्रोटीन्स है। ऑब्वियसली देखिए नेचर किसी भी चीज़ को अगर कहीं भी बनाता है, रखता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है ना। अब जैसे आप देख रहे हैं जो लोग है ना एकदम ठंडे पानी में रह रहे हैं, उनके पास कुछ स्पेशल ऐसे प्रोटीन्स हैं, ये सब में नहीं मिलते, ये सिर्फ उन्हीं फिशेज़ में मिलते हैं जो कि वहाँ अंटार्कटिका या कुछ ऐसी जगहों पर रह रही है जो जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर माइनस में है। तो नेचर बिल्कुल चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह करते हैं, ये हम ह्यूमंस ही हैं जो कि पूरा ये जो बैलेंसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे मराइन इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मराइन इन्वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे होते हैं जो कि बहुत नीचे, आप लोगों को पता है, ग्रेट डेप्थ्स पे रहते हैं, ओशन के एकदम नीचे नीचे रहते हैं। तो अब आप सोचिए नीचे कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस पानी का, ठीक है ना। जहाँ पे जो प्रेशर होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ जितना नीचे वो लोग रहते हैं वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 100 टाइम से भी ज़्यादा होता है देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोचिए अभी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर एल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं तो प्रेशर आपका कम हो जाता है। अब कम प्रेशर पे हम लोग को इतना सब, हमको देखिए नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, कितना कुछ हो गया। तो सोचिए प्रेशर 100 गुना ज़्यादा होगा तब क्या इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सब लोग नहीं रह सकते, कुछ मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स ही रह पाते हैं, उनके अंदर उनकी बॉडी इस तरीके से बन जाती है कि वो लोग वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। प्लस मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो क्या शो करते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या शो कर रहे हैं, बिहेवियरल, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहे हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करता है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स किस तरीके से, देखिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए जैसे कि डेजर्ट लिजर्ड की मैं बात करता हूँ, ठीक है। जो डेजर्ट में जो लिजर्ड रहती है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो देखिए वो अपना हाई टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है, ठीक है ना, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने की, वो उनमें नहीं होती। तो वो क्या करती है, वो अपने टेम्परेचर को किस तरह से कॉन्स्टेंट रखती है, वो बहुत ही सिंपल वे में रखती है कि अगर मान लीजिए उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए कम हो गया, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो वो क्या करती है, बाहर आ जाती है सन के अंदर, ठीक है। बाहर सन में आ जाती है, सन में आके क्या की, उसने हीट एनर्जी ले ली और बिल्कुल उसका अब्जॉर्ब कर लेगी हीट, ठीक है ना। बाहर सन के अंदर आएगी और क्या करेगी, वो अब्जॉर्ब कर लेगी हीट को, इट अब्जॉर्ब्स दी हीट, ठीक है। अब और जैसे ही मान लो अगर उसको लगा कि नहीं बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर ली, तो वो क्या चल जाएगी, अपने कोई भी बिल वगैरह जो भी वो बना के रखती है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। कुल मिला के वो कहाँ चल जाएगी, वो शेडी एरिया में चले जाएगी, ठीक है, शेडी एरिया में चल जाएगी। तो इस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करती है। तो ये क्या है, बिहेवियर है उसका। बिहेवियर कैसे हुआ, बिहेवियर इस तरीके से हुआ कि मान लीजिए जब टेम्परेचर कम था, ठीक है, टेम्परेचर कम था उसके अंदर का, ठीक है, थोड़ा, तो वो क्या है, या मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा एकदम
है ना फ्रीज़ हो रखी थी, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा है ना ठंड लग रही थी उसको, तो बाहर सन में चली गई। जैसे ही उसको फिर ज़्यादा गर्मी लगने लग गई तो वो वापस आ गई शेड के अंदर। तो इस तरीके से वो अपना बिहेवियरल मीन से ये है ना जो अडेप्टेशंस है उसके अंदर वो बिहेवियरल मीन से होते हैं, ना कि फिजियोलॉजिकल मीन से। तो ये मैंने आप लोगों को सारे तरह के अडेप्टेशंस पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे क्या क्या अडेप्ट करता है। अब हमारा जो नया टॉपिक रहेगा इसी के अंदर, देखिए चैप्टर का नाम मैंने बोला था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो ऑर्गेनिजम्स लेवल पे तो हमने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया, अब हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन लेवल पे, ठीक है। अब पॉपुलेशन लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो देखिए आप भी जानते हैं कोई भी इस तरीके से ऑर्गेनिज्म सिंगल नहीं मिलता, कि है ना आपको पूरे एक बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एक है ना एक पर्टिकुलर, अगर मैं एरिया की बात करूँ तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे, ठीक है, मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे, मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये लोग कैसे होंगे, ग्रुप्स में होंगे, मतलब ऐसे नहीं कि एक एक अकेला अकेला। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग कभी भी देखेंगे, जैसे अगर आप आंट्स को देख लें, चींटियों को देखें, हमेशा एक लाइन के फॉर्म में, एक पैटर्न के फॉर्म में जाती है, ग्रुप में जाती है। अब मधुमक्खियों को देख लीजिए, वो भी एक ग्रुप में आती है। तो मतलब ऐसे ये तो किसी भी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप भी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो एक ग्रुप होता है आपका, वहीं उसमें जाता है। तो कहीं भी ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल नहीं मिलते, वो लोग एक ग्रुप में मिलते हैं। और ठीक है ना, इन अ ग्रुप, और वो भी ग्रुप में कैसा, इन वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। ऑब्वियसली बात है जहाँ वो मिलेंगे वो प्रॉपरली एक डिफाइंड जोग्राफिकल होगा, एरिया होगा जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब जोग्राफिकल एरिया में मिलेंगे, प्लस जहाँ पे वो या तो शेयर करेंगे रिसोर्सेज, जो भी फूड हो गया या दूसरे रिसोर्सेज हो गए शेयर करेंगे, या फिर दूसरी स्पीशीज़ के साथ compete करेंगे। ऑब्वियसली बात है ना, या तो वो शेयर करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए खुद की स्पीशीज़ है तो शेयर करते हैं। आज आप अपनी फैमिली की बात करें तो आप लोग जो भी खाना होता है, जो भी चीज़ होती है वो शेयर करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप दूसरे की फैमिली के, तो आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो सामान खरीदने, तो आप एक तरीके से compete कर रहे हैं ना, कि आपको भी वो सामान चाहिए, किसी और को भी। तो आप लोग जो पहले मिल जाए, जिसको भी जो पहले खरीद लेगा वो उसका, तो compete भी कर सकते हैं या फिर शेयर भी करते हैं रिसोर्सेज। फिर पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, बस इंटरब्रीड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मैंने पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो इंटरब्रीड भी करते हैं, कोई सा भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो होता है ये कम्प्लीटली जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप है ना, मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ग्रुप में, एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में, जहाँ पे रिसोर्सेज को वो शेयर करते हैं, compete करते हैं और हैं पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं। दिस इज़ नोन एज, अल्टीमेटली ये क्या कंस्टिट्यूट करता है, पॉपुलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट डिफाइन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आपको चार चीज़ें दिमाग में रखनी है, क्या, कि बहुत सारे मेंबर्स हों, ठीक है ना, मतलब कोई सिंगल नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ग्रुप में होते हैं। सेकंड, एकदम वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर ही, मतलब आप एक पर्टिकुलर उसको नेम कर सकते हैं कि हाँ इस एरिया में रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिजर्ट में रह रहा है या कुछ किसी भी एरिया में रह रहे हैं, जैसे आप भी कहीं रह रहे हैं तो आप अपने घर का एड्रेस देते हैं, तो उसी तरीके से। थर्ड, शेयर करते हैं रिसोर्सेज, एंड फोर्थ, पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं। ये सारे क्या हो गए, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी ना चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, सपोज़ कोई भी चेंजेस आए इन्वायरमेंट में, तो ऑब्वियसली बात है उसको कोप अप कौन करता है, सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ही करता है। जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वही उसको कोप करता है, वही उसको फेस करता है, ठीक है। जो भी आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वही उन चेंजेस को फेस करेगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन जो नेचर का जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा टेंथ में, जो नेचर जो नेचुरल सिलेक्शन करती है वो किस लेवल पे होता है, दैट हैपन्स एट पॉपुलेशन लेवल। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि है ना, अगर मान लीजिए कोई भी है ना बाढ़ आई, ठीक है, तो बाढ़ आई तो ऑब्वियसली बात है हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आपके चेंजेस आएंगे वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में आएंगे, वो सब में आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ जिराफ की, ठीक है, तो पहले जो जिराफ है उनकी जो नेक थी वो इतनी बड़ी नहीं होती थी, ठीक है। वो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे उनकी जो नेक है वो बड़ी होती गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, क्यों और क्यों बड़ी होती गई, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ऊँची होती गई। हम जेनेटिक्स में मैं आपको एग्जाम्पल वापस से बताऊँगा, पर इतना जान लीजिए, जैसे क्या हुआ, पहले ट्रीज़ मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है। पहले ट्रीज़ की लेंथ ये थी, ठीक है, बाद में लेंथ ऐसे बढ़ती गई। तो जिराफ की पहले ये हाइट थी, फिर उसको नेक और बड़ी करनी पड़ी और बड़ी करनी पड़ी। तो अब ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम मान लीजिए किसी एक जिराफ को आई होगी कि हाँ नहीं खाना खा पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि नेचर ने जो इवोल्यूशन किया वो उस एक पर्टिकुलर जिराफ में किया, उसने तो जितने भी जिराफ है सब में किया। तो आज आपको जो भी जिराफ देखने को मिलते हैं वो इतने टॉल देखने को मिलते हैं कि यहाँ इस वाले पेड़ से भी वो पत्तियाँ तोड़ के खा सकते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था, आपको इसे समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है दैट ऑपरेट्स एट दी पॉपुलेशन लेवल पे होता है। तो अब अगर यहाँ पे जैसे कि बात करें पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है,
अब एक और डिफाइन अपन करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। देखिए इसको हम दो तोड़ दें अगर, तो पॉपुलेशन और इकोलॉजी मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये क्या लिंक कर रहा है, इकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसको किससे लिंक कर रहा है, पॉपुलेशन की जो जेनेटिक्स है, ठीक है, जो हम ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और जो इवोल्यूशन हुआ कि किस तरीके से पॉपुलेशन के लेवल पे, ठीक है, जीन्स का चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, उसको हमने किससे लिंक कर दिया, इकोलॉजी से लिंक कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पे मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि किस तरीके से, मैंने अभी जेनेटिक्स का एग्जांपल दिया आपको, मैंने बोला कि जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पॉपुलेशन के लेवल की जो हम जीन्स चेंज हो रहे हैं, जो इवोल्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन लेवल पे, उसको हमने किससे रिलेट कर दिया, इकोलॉजी से रिलेट कर दिया। दिस इज नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक पॉपुलेशन की अगर बात करूँ तो उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आप इसको कैरेक्टर्स कह सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक पॉपुलेशन में, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लीजिए, ठीक है, ये हमने लिया, अब इसके अंदर हम बात करेंगे क्या, बर्थ की या डेथ की बात करेंगे हम कि भाई उसका बर्थ हुआ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का और उसकी डेथ हो गई। लेकिन पॉपुलेशन में आप कभी भी बर्थ और डेथ की बात नहीं करते, यहाँ आप बात करते हैं बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट की और डेथ रेट की बात करते हैं, ठीक है ना, कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोगों का बर्थ हुआ इतने टाइम में, या फिर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हुई। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ऐसे लीजिए कि मान लीजिए एक पॉन्ड है, ठीक है, अब एक पॉन्ड है, पॉन्ड में मान लीजिए 20 लोटस हैं, 20 लोटस के प्लांट्स हैं, ठीक है, 20 लोटस के प्लांट्स ओरिजिनली है, मतलब ये वहाँ की पॉपुलेशन हो गई कि 20 लोटस प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये ना लास्ट ईयर में, ठीक है, ये था लास्ट ईयर का मान लीजिए केस था, अब क्या हुआ, एक पूरे साल के अंदर 8 न्यू लोटस प्लांट्स ऐड हो गए, 8 न्यू आर एडिड, तो अब कितनी हो गई, अब टोटल पॉपुलेशन हो गई कितनी, 28, ये आ गई करंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द बर्थ रेट, तो बर्थ रेट, देखिए बर्थ रेट के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए बर्थ रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यू बर्थ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यू बर्थ अपॉन जो पॉपुलेशन कितनी थी, प्रीवियस पॉपुलेशन में ही तो हुए बर्थ, मतलब इस पॉपुलेशन में बर्थ हुए तभी तो ये आपका 8 न्यू बने ना, तो आपको यहाँ पे ऊपर क्या लिखना है, 8 नीचे 20। भाई टोटल अपन बर्थ रेट देख रहे हैं, बर्थ रेट का क्या मतलब हुआ कि कितने बर्थ हुए एक साल में उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो 8 बर्थ हुए वो 20 लोग की पॉपुलेशन में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इट विल बी 0.4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.4 बर्थ पर ईयर इतने बर्थ हुए पर पॉपुलेशन ना इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है ना, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप ये कह सकते हैं 0.4 बर्थ हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ द बर्थ रेट, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ डेथ रेट की, तो देखिए इसके एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल किस तरीके से कि मान लीजिए कि 4 आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, 4 जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक लेबोरेटरी है, ठीक है, सपोज एक लेबोरेटरी है, उसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म है फ्रूट फ्लाई आपका एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें से मान लीजिए कितने हैं वो टोटल हैं, सपोज आपके पास 40 फ्रूट फ्लाई हैं, उनमें से 4 जो हैं ऑर्गेनिज्म या 4 बटरफ्लाई जो फ्रूट फ्लाई हैं वो मर गई, डेड हो गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब अगर मेरे से ये बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अब डेथ रेट कितनी हो जाएगी, डेथ रेट कितनी होगी, वही नंबर ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई है ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 4 है ना फ्रूट फ्लाई मर गई, अपॉन टोटल पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन में से ये मरी, तो टोटल डेथ कितनी हुई 4, पॉपुलेशन कितनी थी 40, तो दिस विल बी 0.1, ये कितना हुआ 0.1 डेथ। ठीक है, ये आपका आ गया पर जो भी टाइम पीरियड था, ईयर मान लीजिए या वीक मान लीजिए उसके हिसाब से, या मंथ हो गया। ठीक है, ये डेथ हो गई, तो इस तरीके से हम बर्थ रेट और डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आते नहीं है, पर हाँ आपको पता होना चाहिए कि बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं अभी, तो पॉपुलेशन लेवल पे हम हमेशा बर्थ रेट और डेथ रेट की ही बात करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला एट्रीब्यूट जिसमें हमने देखा बर्थ रेट डेथ रेट। सेकेंड एट्रीब्यूट क्या आएगा, दैट विल बी सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो किस तरीके से मैं बात करूँगा, देखिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नॉर्मल अगर इंडिविजुअल है, अब वापस से इंडिविजुअल से कंपेयर करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है तो क्या बोलूँगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ऑब्वियसली जैसे वहाँ हमने बोलता कि या तो बर्थ होगा उसका या डेथ होगी, उसी तरीके से या तो ये क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। पर अब मुझे बात करनी है पॉपुलेशन लेवल पे, तो पॉपुलेशन लेवल पे मैं क्या बात करूँगा, पॉपुलेशन में मान लीजिए टोटल 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 60% पॉपुलेशन कितनी है, मान लीजिए फीमेल्स हैं, तो 40% कितनी हो गई, मेल्स हो गई। तो दिस इज़ दी सेक्स रेशियो कि 60% पॉपुलेशन फीमेल्स है और 40% मेल्स हैं, तो ये एट्रीब्यूट भी आ गया हमारे पॉपुलेशन का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक पॉपुलेशन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप दे रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉपुलेशन के बारे में मैंने बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स के उनके बारे में बताएगा। ठीक है ना,
अलग उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर जो एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अलग अलग एज के अंदर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो 10 से 15 साल के कितने हैं, 20 से 30 साल के लोग कितने हैं, 40 से 50 साल के लोग कितने हैं। तो इस तरीके से आप एज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप प्लॉट करें, एज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप प्लॉट करें, ठीक है ना, कैसे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब मैं समझाऊंगा आपको किस तरीके से। मान लीजिए अगर आपने एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया, ठीक है, तो रिजल्टिंग, तो आप जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपका बनेगा दैट विल बी एज पिरामिड। मतलब मैं एक इस तरीके से कुछ प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक इस तरीके का पिरामिड बन रहा है जो कि अल्टीमेटली आपको ये बताएगा कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो एज है, ठीक है, उनको किस तरीके से, वो कितना हिस्सेदारी है उनकी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो पिरामिड की जो शेप होगी, अब जिस तरीके की जो शेप आएगी पिरामिड की, ठीक है, वो बताएगा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस क्या है, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है, ज़्यादा है, कम है, स्टेबल है। तो जो पिरामिड का शेप आएगा वो आएगा ग्रोथ स्टेटस। देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए देखिए ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो है ये ब्लॉक, ये आपको, ठीक है, एक ये ब्लॉक आपको शो कर रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज में कितने लोग हैं, ठीक है। सपोज प्री रिप्रोडक्टिव एज आप मान लीजिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे है ना, जो 1 साल से लेकर, जो बर्थ से लेकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ 18-19 साल 20 साल तक की एज के लोग इसमें इतने हैं, ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर। इसके बाद मान लीजिए, ठीक है, ये इतने लोग जो हैं, ये जो दो आपके जो देखिए जो दो आपके पिरामिड के ब्लॉक्स हैं, ये सपोज ये शो कर रहे हैं क्या, रिप्रोडक्टिव एज के पीपल, ठीक है, एक पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से ये जो एक पिरामिड की जो एक ब्लॉक है, ये क्या शो कर रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज में कितने हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर रिप्रोडक्टिव एज में है ना कितने लोग हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2 ब्लॉक से शो हो रहा है, ठीक है। सपोज अब आ रहा है कि सपोज मान लीजिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जो कि रिप्रोडक्टिव एज से पार हो चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया फीमेल्स में तो रिप्रोडक्टिव एज अगर खत्म हो जाती है तो क्या जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। तो जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जो आप ये कह सकते हैं कि हाँ 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हो गए, उनकी वो उनको ये मान लीजिए मैंने 3 ब्लॉक से शो किया आपको, ठीक है। तो ये 3 ब्लॉक से ये, 2 ब्लॉक से ये, 1 ब्लॉक से ये शो किया। अब आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है अल्टीमेटली, कि देखिए सबसे बड़ा कौन सा ब्लॉक दिख रहा है आपको, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाला दिख रहा है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है, देखिए आपको जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पिरामिड कैसे बन रहा है, नीचे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और किसी भी, अगर मैं आपको बताऊं पॉपुलेशन में आप सबसे बेस्ट कौन लोग होने चाहिए, मतलब अगर कोई पॉपुलेशन सबसे मैं बेस्ट या ग्रोइंग या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में किसको बोलूँगा, जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एज के पीपल ज़्यादा होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज के पीपल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम क्या बोलते हैं, आज कभी भी आपने कभी मोदी का कभी भाषण सुना है, किसी भी नेता का, तो क्या बोलते हैं, देश का युवा उसका भविष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस देश में उसके युवा ज़्यादा होंगे, जिसके अंदर जो यंग एज के जो पीपल होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो और ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस शो करेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अभी ये अपने एकदम इनको अगर नर्चर किया जाए प्रॉपर से, अगर इनको सारे रिसोर्सेज मिले, सब हो, तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं हर फील्ड में। तो इसलिए जिसमें भी प्री रिप्रोडक्टिव एज के पीपल ज़्यादा होंगे, वहाँ पर अल्टीमेटली क्या आएगा आपको, एक्सपेंडिंग। इसलिए ये वाला जो आपका पिरामिड है, पॉपुलेशन का पिरामिड, एज पिरामिड जो दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये एक्सपेंडिंग नेचर है। देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर रिप्रोडक्टिव एज थोड़ा कम, फिर आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है। अब ये मत देखिए, नंबर मत देखिए इसमें कि कितने ब्लॉक्स हैं, वो सिर्फ एक हम पिरामिड बनाने के लिए, क्योंकि 3 का पिरामिड अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, प्रॉपर सिर्फ एक दिखाने के लिए हमने बनाया है। हम मेन ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितनी इनकी यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, इसलिए एक्सपांडिंग है। देखिए दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, तो देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। अब इसमें मान लीजिए ये आ गया आपका कौन सा, ये आ गया प्री रिप्रोडक्टिव एज वाला, और ये आ गया आपका मान लीजिए ये जो 2 आ गए आपके कौन से, रिप्रोडक्टिव एज वाले। ये 2 कौन से आ गए, ये देखिए ये तो था प्री रिप्रोडक्टिव, ये आ गए मान लीजिए आपका रिप्रोडक्टिव एज वाले। और अब इसके बाद मान लीजिए ये आपके आ गए अगेन ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। अब इसमें आप देख रहे हैं, देखिए प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बिल्कुल कैसे हैं, बराबर हैं। उसके बाद देखिए ये जो अगर आप ये जो पिरामिड देख रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये एकदम स्टेबल पिरामिड दिख रहा है आपको, मतलब इसमें कुछ खास चेंज नहीं दिख रहा। मतलब हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव का इतना नहीं मान के चल रहे। मेन मैंने क्या बोला, किसी भी आपको पॉपुलेशन में देखना है तो क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव एज और
प्री रिप्रोडक्टिव एज वाली पॉपुलेशन कितनी है, तो वो लगभग सेम है। तो इसका मतलब ये स्टेबल है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है स्टेबल है, ना इनमें कोई इंक्रीमेंट आ रहा है ना कोई डिक्रीमेंट आ रहा है। इसमें क्या देख सकते थे, इसमें आप ये कह सकते थे कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली तभी तो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा है ना, क्योंकि वहाँ की बर्थ रेट ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बर्थ रेट कांस्टेंट एकदम सब बराबर है, मतलब जितने मर रहे हैं जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी डेथ भी हो रही है, इसलिए ये स्टेबल है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्टेबल पॉपुलेशन। अब सपोज ये एक हो रहा है, ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब इसमें आप लोग देखिए, अब इसके अंदर ये आपकी प्री रिप्रोडक्टिव वाली एज आ गई, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, ये जो है ये आ गए आपके रिप्रोडक्टिव वाले, और ये आपके आ गए कौन सा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। अब इसमें आप लोगों को साफ दिख रहा है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव से कम है, मतलब बर्थ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और डेथ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है ना कि बर्थ कम हो रही है और डेथ ज़्यादा हो रही है। इससे यही मैं अनुमान लगा सकता हूँ, हम कर सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस यही दिखा रहा है कि बर्थ कम हो रहे हैं, इसीलिए प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कम है लोग, इसलिए ये जो आपका एज पिरामिड है ये डिक्लाइनिंग है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ऑब्वियसली बात है ना, जितने पॉपुलेशन है उतने हैं, पर आप पॉपुलेशन कैसे एक्सपेंड होगी जब और नए आएंगे, अगर नए आ ही नहीं रहे, इतने कम आ रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके पास मान लीजिए इतनी पॉपुलेशन फिक्स है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रही, फिर वो धीरे धीरे मरेंगे, एक दिन सारे मर जाएंगे, तो फिर जब नई पॉपुलेशन बनेगी नहीं तो वो तो डिक्लाइन ही होगी ना, अल्टीमेटली ये वो दिखाना चाह रहा है। तो ये 3 तरह के आपके पिरामिड्स हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है और ये आपको इसी तरीके से समझने हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और करते हैं पॉपुलेशन की। तो देखिए होता क्या है, देखिए जो साइज़ होती है पॉपुलेशन की, जो साइज़ होती है पॉपुलेशन की, ठीक है, वो बहुत कुछ बताती है, उसका स्टेटस, ठीक है ना, अबाउट उसका जो स्टेटस है इन हैबिटेट, मतलब अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो बहुत कुछ बताएगी कि वो जिस भी हैबिटेट में रहता है उसमें उसकी क्या पोजीशन है या किस तरीके से रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा है कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए जैसे 5 स्पीशीज़ रहते हैं एक एरिया में, एक हैबिटेट में 5 स्पीशीज़ रहती है, उनमें से जो फर्स्ट स्पीशीज़ है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो देखने को मिल रही है, और एक स्पीशीज़ बहुत कम क्वांटिटी में मिल रही है, तो माइट भी पॉसिबल कि ये डोमिनेट कर जाए, ठीक है, ये डोमिनेट कर जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे प्रीडेटर्स क्या कर रहे हैं, वो प्रीडेट करते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, कहना जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, ये लोग क्या करते हैं, प्रीडेटर्स ही तो हैं, ये जो दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको शिकार करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना, कि अब इस ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ठीक है, तो क्या ये रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो अगर इनकी साइज़ ज़्यादा होगी तो एक चांस है कि हाँ ये सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब कुछ तो सर्वाइव करेंगे। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत कम है, लो पॉपुलेशन है अगर, तो इनके जो सर्वाइवल चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो साइज़ होती है पॉपुलेशन की वो काफ़ी कुछ मैटर करती है, ठीक है ना, वो काफ़ी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि क्या ये अनफेवरेबल कंडीशन में सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे, किस तरीके से क्या है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो जैसे देखिए ये जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, मान लीजिए कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आई, अब उसका जो भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, जो भी उसका इम्पैक्ट होगा उस पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, वो हम कैसे पता लगाएंगे, चेंज इन दी पॉपुलेशन साइज़, कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी जब वो अनफेवरेबल कंडीशन आई, उससे पहले पॉपुलेशन कितनी थी और उसके आने के बाद पॉपुलेशन में क्या चेंज आ गया, ठीक है, इसी से हम पता लगा सकते हैं। तो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो उसका इम्पैक्ट आप कैसे बताएंगे कि पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो कितनी चेंज हुई, कि है ना, हुई कि नहीं हुई, ठीक है, या हुई तो कितनी ज़्यादा हुई, इससे हम अल्टीमेटली बता सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो साइज़ होगी, साइज़ की जैसे मैंने अभी बात की, तो मैंने आप लोगों को बताया था जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो आते हैं, ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स आते हैं कहाँ पे, भरतपुर में, मैंने आप लोगों को बताया था। तो भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स की साइज़ 10 से भी कम हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए हो सकता है कि इस साल आए ही नहीं, बहुत कम आए, तो 10 मतलब ज़्यादा भी हो सकती है, पर मिनिमम 10 से भी हो सकती है। और साइज़ जो है किसी की मिलियंस में भी हो सकती है। मिलियंस में कैसे, जैसे एक पॉन्ड है उसमें मैं बात करूँ तो क्लेमाइडोमोनास, ऑब्वियसली बात है एक छोटे से पॉन्ड में एल्गा कितना ग्रो करता है, क्योंकि एल्गा जो होता है वही वहाँ पे एज अ फूड सोर्स भी होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ भी होती है, क्योंकि फिर फिशेज़, स्मॉल फिशेज़, लार्ज फिशेज़ सब खाती भी है उसको। तो ये मिलियंस में भी हो सकती है साइज़ किसी स्पीशीज़ की, और किसी स्पीशीज़ जो होती है वो 10 से भी कम हो सकती है। ये सिर्फ एक फिगर है ये बताने के लिए कि साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर है ना मान लीजिए किसी की साइज़ चेंज ज़्यादा कम नहीं हो सकती, बहुत वेरिएशन आ सकता है कि 10 से भी कम हो सकती है और मिलियंस में भी जा सकती है, ठीक है। अब जो हम ये पॉपुलेशन जो साइज़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो पॉपुलेशन साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब डेंसिटी हम क्या कह सकते हैं, एकदम साइज़ की तरह ही हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एन,
एन से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका क्या यूज़ है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। पर मैं कह रहा हूँ कि जो हम पॉपुलेशन की साइज़ की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की साइज़ है, तो मैं डेंसिटी से भी बात कर सकता हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर में ही मेज़र किया जाए। जैसे अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर में मेज़र कर रहे हैं, 10 मैंने बोला, 7 क्रेन्स, मिलियंस, तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर में ही मेज़र हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप मेज़र कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नंबर में ही हो, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए एक एरिया है, उसमें 200 कैरेट ग्रास हैं, ठीक है। जो कैरेट ग्लास के जो प्लांट्स हैं वो 200 हैं, और एक बड़ी बानियन ट्री है, एक बिग बानियन ट्री है। अब देखिए कायदे से अगर आप नंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, देखिए कैरेट ग्रास प्लांट्स तो 200 हैं और बानियन ट्री एक ही है। पर सोचिए एक बड़ी बानियन ट्री, आप लोगों ने देखा होगा है ना, जैसे पीपल के पेड़ ले लो या बानियन ट्री ले लो, कितने बड़े होते हैं, कितने ज़्यादा फैले होते हैं। तो आप नंबर से अगर इनका कंपेरिजन करोगे तो वो सही नहीं होगा, वो एकदम फेयर नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस तो इसमें क्या करना चाहिए, तो आपको जो हम जो करते हैं यहाँ पे, जो हम किसका कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए, परसेंटेज कवरेज ऑफ बायोमास। ऑब्वियसली बात है, कितना एरिया कवर करके रख रहे हैं हम, इस चीज़ से कवर कर सकते हैं ना। क्योंकि एक बानियन ट्री है, वो सोचिए कितना ज़्यादा एरिया कवर कर लेगी, और 100 जो अब 200 कैरेट ग्रास प्लांट से क्या पता वो बहुत कम एरिया कवर करें। तो जो बायोमास, जो कितना कवरेज ऑफ बायोमास कर रहे हैं, ठीक है, कितना एरिया कवर हो रहा है वहाँ पे, वो उस पर भी हम यहाँ पे अल्टीमेटली उससे हम पॉपुलेशन का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर से ही हो, कई पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूँ, कभी भी आप बैक्टीरिया को देखिए तो बैक्टीरिया इतने छोटे छोटे होते हैं, आप उनकी कहाँ आप उनको नंबर गिनने बैठेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हैं, है ना। आप एक कोने में भी देखेंगे तो क्या पता लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हों, तो वो इतने छोटे हैं कि आप उनको देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो कहाँ आप एक एक को गिनने बैठेंगे। इसलिए कभी भी ज़रूरी नहीं है कि नंबर से ही आप कोई है ना पॉपुलेशन को आप है ना देखें कि उसकी साइज़ कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि मैं बात करूँ, आप है ना अलग अलग पैरामीटर्स, आप जैसे कि एक बात है, जैसे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। भाई नंबर से तो हम क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव कैसे, मान लीजिए आप कर रहे हैं फिशिंग एक पॉन्ड में, ठीक है, पॉन्ड में कर रहे हैं आप फिशिंग। अब आपने फिशिंग की तो मान लीजिए आपने जब एक फ़िश पकड़ी, तो जो ट्रैप में जो फ़िश फंसी, मान लीजिए 5 फ़िश है, 5 फ़िश फंसी, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ना कितनी उस पॉन्ड में कितनी ज़्यादा फ़िश होगी। क्योंकि सोचिए आप एक बार अपने ट्रैप में आपकी 5 फ़िशेज़ आ गई, इसका मतलब अच्छी खासी फ़िशेज़ होगी। अगर मान लीजिए फ़िशेज़ नहीं होती वहाँ पे ज़्यादा, तो इतनी तो आ ही नहीं पाती, मुश्किल से एक भी नहीं आ पाती। तो ये जो है, इससे आप एक रिलेटिव आइडिया लगा सकते हैं। जो लोग बाग जो ये करते हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों से एक रिलेटिव आइडिया लगाते हैं कि अच्छा इतनी फ़िशेज़ होगी, इतने हमारे है ना एनिमल्स होंगे, ठीक है ना। वो जो सर्वे किया जाता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं टाइगर सेंसस की बात करूँ, कि आज हम लोग आप लोग भी पेपर में कभी देखा होगा या कहीं पर भी ऐसे बोलने में आता है, इतने ही टाइगर बचे हैं दुनिया में या इतने टाइगर बचे हैं इंडिया में, तो एक एक टाइगर को गिनने नहीं जाते वो लोग, ठीक है ना, पॉसिबल है ये। तो वो कैसे पता लगता है, वो पता लगता है एक तो पग मार्क्स की वजह से, ठीक है, एंड देखिए पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, जो टाइगर है वो चलेगा तो उसके जो पैरों के निशान है उससे पता लगता है कि कितने टाइगर हो सकते हैं, आइडिया लगाया जाता है। और फीकल पैलेट्स, ठीक है, जो उसका एक्सक्रीटा है उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगाया जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ देखते हैं हम, ऑब्वियसली जंगलों में तो देखने से रहे, क्योंकि जंगलों में नहीं पता। पर हाँ, जो आपके जो नेशनल रिजर्व में है, ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गए, जो आपके नेशनल रिजर्व्स हो गए, उनके अंदर तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो उनके अंदर पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स के अकॉर्डिंग ये आइडिया लगाया जाता है कि अच्छा इतने टाइगर हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये हम बात करें रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो ये मैंने पॉपुलेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन था, आप ये कह सकते हैं आज, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि एक पॉपुलेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में।